नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है यथार्थवाद, जिसको हम रियलिज़म भी बोलते हैं। और ये ऑडियो लेक्चर सीरीज़ का 5वां वीडियो है। इस टॉपिक के टोटल 3 वीडियो बनेंगे। पहला अभी बन रहा है, इसमें हम रियलिज़म के बारे में जानेंगे कि रियलिज़म एक्चुअली ये क्या कला का आंदोलन था या इसकी कोर कॉन्सेप्ट क्या था, ये भी समझेंगे हम लोग। इसके दो जो मेन कलाकार हैं, ऑनरे दोमी और गुस्ताव कुर्वे, इन दोनों को हम अलग अलग सेपरेट वीडियो में ऑडियो फॉर्म में पढ़ेंगे। ऑब्वियसली पेंटिंग्स कम दिखाई जाएंगी, हम इस पे बातें ज़्यादा करेंगे और फिर इन पे बाद में डीप वीडियो बनेंगे जिसमें हम एक एक पेंटिंग उसके कंपोजिशन के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलते हैं, यथार्थवाद या रियलिज़म ये एक्चुअल में है क्या, और कैसे इसने बाकी के जो आर्ट मोमेंट्स है उसके लिए कैसे दरवाजे खोल दिए। बच्चों, अगर आप वेस्टर्न आर्ट को समझेंगे, वेस्टर्न कला के बारे में अगर आप शुरुआती दौर से पढ़ना शुरू करते हैं तो एक चीज़ समझ में आती है कि जो कला है उसके लिए हमें पैटर्न्स बहुत ज़रूरी है, मतलब उसको सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इसको हम पैटर्निंग बोलते हैं, या ऐसा सपोर्ट जो पैसा खर्च कर सके। तो आपने सुना होगा कि जब किंग कॉन्स्टेंटाइन 300 AD के आसपास जब वो क्रिश्चियनिटी को अपना राजधर्म बनाते हैं इटली में रोमन डायनेस्टी के थ्रू, तो फिर क्रिश्चियनिटी को जब, क्योंकि रोमन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए थे, मेडिटेरेनियन जो जिसको हम भूमध्य सागर बोलते हैं, तो मेडिटेरेनियन सी के सराउंडिंग में रोमन्स के एम्पायर्स थे और हर जगह क्रिश्चियनिटी को फिर फ्लरिश होना शुरू हुआ, चर्चेस बनने शुरू हुए और चर्चेस में फिर ओल्ड टेस्टामेंट और बाद में न्यू टेस्टामेंट की कहानियों को पेंट किया जाने लगा। और ऑल दीज आर्ट वर्क बिलोंग्स टू क्रिश्चियनिटी। तो उसको पैटर्नाइज किसने किया, उसको आश्रय किसने दिया? रोमन डायनेस्टी के जो राजा थे उन्होंने दिया। तो इनका जो मूल विषय था वो क्रिश्चियनिटी था। और मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो इटली थी, इटली की जो कला है वो कभी भी क्रिश्चियनिटी से बहुत ज़्यादा आगे का सोच नहीं पाई। उच्च पुनर्जागरण काल या पुनर्जागरण काल में कलाकारों ने अपने कॉन्सेप्ट को स्थापित तो किया, लेकिन वो नाच घूम के कहीं ना कहीं उसमें क्रिश्चियनिटी जो है वो हावी रही। फ्रांस बाद में एक दूसरा सेंटर बनता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से, और वहाँ पे कला में कई सारी नवीन बातों को खुले दिल से स्वीकार किया गया, और इसलिए जो फ्रांस है वो कला का एक नया गढ़ बन जाता है जिसकी शुरुआत होती है नवशास्त्रीवाद से। ये हम अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। हम यहाँ पे इन बातों को दोबारा रिवाइज़ क्यों कर रहे हैं? दोबारा रिवाइज़ हम इसलिए कर रहे हैं कि जो कला का विषय था वो शुरू होता है उच्च या हायरार्की से शुरू होता है। इसको हम उच्चता का सिद्धांत भी बोल देते हैं। अगर आप ग्रीस या जिसको हम यूनान बोलते हैं, एथेंस या इजिप्ट के बारे में बात करते हैं, तो कला का जो विषय था वो राजा थे या देवी देवता थे। अपोलो हो गए या वीनस हो गई, इनको आदर्श माना गया और इन देवी देवताओं को कला का विषय रूप मान के काम किया गया। इजिप्ट में जो किंग था, किंग कला का विषय था। और अगर आप टूटनखामन की जो आपकी मिला हुआ है, पिरामिड मिला हुआ है, उसकी जो कब्र मिली हुई है, उसको ओपन करेंगे तो इन सब का जो सब्जेक्ट्स थे वो किंग्स थे, राजा थे, जिसको फ़ाराओ भी बोलते हैं। उनकी जो बुक्स थी, जिसे बुक ऑफ डेथ भी बोलते हैं इजिप्ट में, उनको पेंटेड किया गया, उनको बनाया गया। विषय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो हमेशा हायरार्की में ही चला है। समाज का वह वर्ग जो उच्चता में था उसको ही बनाया गया, जो तो देवी देवता थे या फिर जो राजा वर्ग था वो था। नवशास्त्रीयवाद में इसमें स्लांटली बदलाव आया। नवशास्त्रीयवाद में जैक लुइस डेविड ने कहा कि हम विषय के रूप में उन चीज़ों को चूज़ करेंगे जो समाज को दिशा दिखाता है। जैसे डेथ ऑफ सोक्रेटिस, जो सुकरात की मृत्यु। अब सुकरात राजा नहीं था, लेकिन सुकरात को उन्होंने पेंट किया, क्योंकि सुकरात की डेथ से वो एक ऐसा मैसेज देना चाह रहे थे कि जो विचार होता है वो कभी मरता नहीं है, और विचार अगर सही चीज़ के लिए है और वो एक जनता को मोटिवेट कर रहा है, युवा पीढ़ी को मोटिवेट कर रहा है, तो वो विचार अमर हो जाता है। तो सुकरात एक दार्शनिक होते हुए भी सब्जेक्ट बनाए गए। हेक्टर और एक्लिस
या अपोलो, ये सारे विषय थे, या अब डेथ ऑफ ओथ ऑफ होराथी जो है इसको लिया, या नेपोलियन को लिया। ये सारे जो ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो राष्ट्र या देश या समाज को दिशा निर्धारित करने वाले थे। तो नियो क्लासिज्म के बारे में जब हम बात करते हैं और नियो क्लासिसिज्म के कई सारे पक्षों में हम जब सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं तो सब्जेक्ट हमें ऐसा दिखता है कि यार वो जो सब्जेक्ट है वो समाज का ऐसा वर्ग है जो समाज की दिशा को तय कर रहा है। वो लोग नहीं हैं जो समाज को बनाते हैं। मिडिल क्लास इसको बोल सकते हैं, या लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं, या निम्न वर्ग बोल सकते हैं, स्लेव बोल सकते हैं, वो नहीं था। नवशास्त्रीवाद से जब रोमांटिसिज्म या रोमांटिक कॉन्सेप्ट की चीज़ें निकल के आती हैं तो रोमांटिसिज्म में जेरी कॉल्ट ने जो राफ्ट ऑफ मेडुसा की पेंटिंग बनाई उसमें उन्होंने दिखाया कि एक जो स्लेव है वो उस राफ्ट ऑफ मेडुसा का जो पूरा राफ्ट है उसको एक दिशा में लेके जाने का प्रयास कर रहा है। समाज का वो इंसान जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, एक स्लेव, समाज का सबसे निचले पायदान का इंसान, उसके बारे में बातचीत करी गई। मैस्कर ऑफ शियो में, शियो एक गांव है, कोई शहर नहीं है, गांव है, और ऐसा गांव जहां पे नरसंहार में केवल औरतें और बच्चे ही बचे हैं, बूढ़े बचे हैं, उनकी बात करी गई। यहाँ पे ध्यान दीजिए, रोमांटिसिज्म में नियो क्लासिसिज्म से विषयों में विषयांतर हो रहा है, विषय बदल रहे हैं। लिबर्टी लीडिंग द पीपल, इसमें कौन है, उसका हीरो कौन है? एक औरत है, एक औरत जिसको समाज में अबला के नाम से बुलाया जाता है, जो कभी भी पावरफुल स्टेट में कभी रही नहीं है, उसको दिखाया गया। एक बच्चा जो पिस्टल लेके आगे आगे चल रहा है, बच्चा एक कोमल बच्चे को हम स्त्री का दूसरा प्रतिरूप मानते हैं कि स्त्री भी कुछ नहीं कर सकती है, बच्चा क्या कर सकता है। लेकिन इन दो लोगों को लिबर्टी लीडिंग द पीपल का मेन कैरेक्टर बनाया गया और बाकी समाज को इनके पीछे दिखाया गया। विषयों को समझिए, रोमांटिसिज्म में विषयांतर हो रहा है, विषय हट रहा है। इसी चीज़ को और प्योरेस्ट फॉर्म में रियलिज्म में दिखाया गया। रियलिज्म में कलाकारों का वह वर्ग निकल के आया जिसने कहा कि हम पुरानी मान्यताओं को बिल्कुल सिरे से नकार देंगे और हम उन चीज़ों को स्थापित करेंगे, उन सब्जेक्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे जो इस पे पूरा नियंत्रण हमारा हो और जिसके बारे में किसी ने कभी बातचीत नहीं करी हो। अब इस कैटेगरी में दो कलाकार आते हैं, ऑनरे दोमी और गुस्ताव कुर्वे, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में बातचीत करेंगे अलग अलग। ऑनरे दोमी ने ऐसे सब्जेक्ट्स को चूज़ किया जो समाज की बिल्कुल अलग अलग छोटी छोटी इकाइयाँ थीं। गरीब लोग थे, वो लोग थे जो तीसरी श्रेणी के डिब्बे में चलते हैं। आज भी अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हो तो आपने देखा होगा कि जो एसी होता है उसके कोचेस बीच में लगे होते हैं। फर्स्ट क्लास इसको बोलते हैं, सेकंड क्लास, फिर थर्ड एसी, फिर स्लीपर आगे पीछे लगे होते हैं, और जनरल डिब्बे बिल्कुल ट्रेन के आगे लगे होंगे, एक या दो होंगे या सबसे पीछे होंगे। एसी वालों को बीच में रखते हैं, और आपने देखा होगा कि हमेशा लगभग एसी डिब्बे बीच में ही लगते हैं। क्यों लगते हैं? उसका जो कॉन्सेप्ट यह है कि भाई एसी के टिकट महंगे होते हैं, उसको चलने वाले लोग थोड़े अमीर होते हैं, तो जैसे आप स्टेशन में एंट्री करिए वैसे ही आपको सामने डिब्बा मिल जाएगा। तो ये एक उनको लिबर्टी दी गई है, उनको एक फ़ायदा दिया गया है। आज के समय में भी आप ये चीज़ें देख सकते हैं। और जो जनरल का जिसका टिकट बहुत कम है वो बेचारा ट्रेन के पीछे भागता जाए, अगर आगे जगह नहीं मिली तो पूरी ट्रेन को पार करके सबसे पीछे जाएगा वो। आज भी वो चीज़ें हमारे समाज में हो रही हैं। समाज का वह वर्ग जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है वो संघर्ष करेगा। ऑनरे दोमी ने समाज की इस सच्चाई को अपना विषय बनाया और समाज के ऐसे वर्ग को उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में बात करी, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि हम समझ सकें कि रियलिज्म वास्तव में क्या था, यथार्थवाद वास्तव में क्या था। गुस्ताव कुर्वे के बारे में बात करेंगे तो गुस्ताव कुर्वे ने अपने ही जिसको हम कलाकार का खुद का संसार बोलते हैं उसने दिखाने की कोशिश करी, और इसके बारे में विस्तार से हम तीसरे वीडियो में बात करेंगे कि गुस्ताव कुर्वे ने किस तरीके से एक कलाकार की जो इम्पोर्टेंस होती है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी, और बाद में इसी कलाकार का या जो आर्टिस्ट का एक अहंकार आप बोल सकते हो, या आर्टिस्ट की अपनी खुद की दुनिया बोल सकते हो, जिसमें वो किसी भी बाहर के इंसान का इंक्रोचमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसको बाद में प्रभाववादी कलाकारों ने अपने पूरे आर्ट मूवमेंट में यूज़ किया। पिकासो तो इसी चीज़ का एक बहुत जीता जागता बड़ा एग्जाम्पल
एग्जाम्पल है कि पिकासो की दुनिया को तो कोई दूसरा कलाकार आर्ट क्रिटिक कभी तोड़ ही भी नहीं पाया। तो ये हम आगे के लेक्चर्स में इस बारे में चर्चा करेंगे। यथार्थवाद जो है एक ऐसा आर्ट मोमेंट है, एक ऐसी आर्ट की विचारधारा है, ऐसी आर्ट की सोच है जिसमें कलाकारों ने सोचा कि नहीं, हम पुरानी मान्यताओं के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, हम पुराने विषयों के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, हम उन कला की जो तकनीक है, जो ब्रश लगाने का तरीका है, या किस चीज़ को किस तरीके से बनाया जाए जिसके नियम फ्रेंच एकेडमी निर्धारित करती है, हम उनको नहीं मानेंगे। हम अपने हिसाब से चीज़ों को बनाएंगे। राजा के वर्ग को तो बिल्कुल ही हम हटा देंगे, जो धनी वर्ग हैं उनको भी हटा देंगे, देवी देवताओं के बारे में बिल्कुल भी बातचीत नहीं करेंगे। हम समाज की उन चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे जो रोज़मर्रा की दुनिया में हमें दिखाई देती है, हम उसको ही पेंट करेंगे। और जब इस तरीके से बातें करी गई तो हमें हमारे सामने जो कला का जो आंदोलन चल रहा था, कला की जो विचारधारा चल रही थी, तो विचारधारा के रूप में हमें 3 तरह की विचारधाराएं पता लगती हैं हमें, या जिसको हम डिवीज़न कर सकते हैं। पहली विचारधारा थी यथार्थवाद की, जिन्होंने प्रकृति को अपना यथार्थवाद माना। इन्होंने कहा कि कुछ भी अगर आप प्रकृति से हटके करते हैं तो वो मटेरियलिस्टिक है, वो नश्वर है। जो शाश्वत है, जो सत्य है, वो प्रकृति है, और प्रकृति से ज़्यादा यथार्थ तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब इस यथार्थ को समझा कैसे जाए? हमने पहले वीडियो में बातचीत करी थी, जब फ्रांस की क्रांति होती है तो हमने फ़िलासफ़र रूसो के बारे में बात की थी। फ़िलासफ़र रूसो का फ्रांस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वहाँ की विचारधारा को डिसाइड करने का, उसको निर्धारित करने का। रूसो ने, मैं रिमाइंड करा रहा हूँ कि रूसो ने बोला कि भाई जो इंसान होता है, जन्मजात जो होता है, वो स्वतंत्र होता है, वो फ्री होता है, वो इस पूरी दुनिया में जिस रूप में आया है वो उसका प्योरेस्ट फॉर्म है, यानी कि यथार्थ, यानी रियल। अगर हम रियलिटी के बारे में बात करें तो एक जंगल जिसको प्रकृति ने अपने हिसाब से बनाया है और एक बगीचा, इसमें रियलिटी में ज़्यादा करीब कौन है? तो वह जो जंगल होगा वो ज़्यादा करीब होगा, क्योंकि जो बगीचा है उसको हमने अपने हिसाब से काटा है, पीटा है, अपने हिसाब से फूल लगाए हैं, अपने हिसाब से हमने उसके क्यारियाँ बनाई हैं, उसमें पानी की व्यवस्था करी है, वो बनाया है, वो बनावटी है। हमें बनावटी से पन से दूर जाना है। रूसो ने अपनी पूरी लाइफ में यही कहा। उन्होंने बोला कि हमें कोई आदेश नहीं दे सकता कि हमें क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, चाहे वो राजा हो, चाहे हमारे समाज के नियम निर्धारित करने वाले बड़े लोग। वही स्वतंत्रता है, वही वास्तविक रूप में जो स्वतंत्रता है वो यही है, वही रियलिटी है। और इसी रियलिटी को बाद में यथार्थवाद में कलाकारों ने माना। उन्होंने बोला कि जो प्रकृति में जिस रूप में जो चीज़ दिख रही है हम उसको वैसे ही बनाएंगे, और विचारधारा के हिसाब से एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया जिसने प्रकृति को ही अपना यथार्थ माना और उसको ही पेंट किया। इसका एक रिकग्नाइज जिसको हम पहचान दे सकते हैं वो बारबीजा कलाकारों के रूप में हम मान सकते हैं, जिन्होंने प्रकृति के सानिध्य में रह के प्रकृति को ही पेंट करना शुरू किया। और इसका बहुत परिष्कृत रूप बाद में प्रभाववादी कलाकारों के रूप में आया, जिन्होंने प्रकाश को पेंट किया है, लाइट को पेंट किया है। सामाजिक यथार्थ यानी कि समाज की जो सच्चाई है उसको जो दिखाना चाहते थे वो रियलिज़म की एक अलग विचारधारा बन गई। उन्होंने, जिसमें ऑनरे दोमी हो गए, गुस्ताव कुर्वे हो गए, इन्होंने सोसाइटी की चीज़ों को दिखाने की कोशिश करी। उन्होंने उस रूप में सौंदर्य को खोजा जो निश्चल पड़ी हुई है। अगर उन्होंने बोला कि अगर एक इंसान आता है और दिन भर काम करके और अपने जूते उतार देता है तो उन दिन भर खटके हुए जूतों जब शाम को वो एक कोने में कमरे में किनारे पड़े होते हैं तो उससे खूबसूरत दृश्य कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने दिन भर बहुत मेहनत करी है। और उन जूतों को देख के ये बताया जा सकता है कि इस इंसान ने कितना चला है या इस इंसान ने कितनी मेहनत करी है। और ये मेहनत कश जो वर्ग है ये उसकी जो रियलिटी है उसको दिखाना चाहते थे, मज़दूरों की रियलिटी को दिखाना चाहते थे। पत्थर तोड़ते हुए पिता और पुत्र की जो जोड़ी गुस्ताव कुर्वे ने बनाई है उसको देख के जो सौंदर्य जो मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो आपको नवशास्त्रीवादी किसी भी चित्रकार जो चित्रकार हैं उन्होंने जो अपनी पेंटिंग्स बनाई उसमें हम देख के नहीं पा सकते हैं। वो एक अलग तरह का आनंद है, वो अलग तरह की रियलिटी है।
वो सोची समझी या सजाई गई रियलिटी नहीं है। गुस्ताव कुर्वे ने इस समाज की इस रियलिटी को अपनी पेंटिंग्स में स्थान देने की कोशिश करी और गुस्ताव कुर्वे और ऑनरे दोमी के परिपाटी में से कई कलाकार बाद में आए जिन्होंने बोला कि नहीं, समाज की इस रियलिटी को हम पेंट करेंगे। तो एक ऐसा वर्ग हमारे सामने तैयार हो गया जो सामाजिक यथार्थ के बारे में बात करता था। हमको दो तरह के वर्ग मिल गए अभी तक, एक प्राकृतिक यथार्थ के बारे में जो बाद में बारबीजा कलाकारों को हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं, एक सामाजिक यथार्थ के बारे में जिसमें हम ऑनरे दोमी और गुस्ताव कुर्वे जैसे कलाकारों को रख सकते हैं। एक ऐसा वर्ग भी था जिसको प्राक राफेलवाद भी बोलते हैं, प्राक राफेलिज्म भी बोलते हैं, जिन्होंने बोला कि नहीं, कला का मतलब जो दिख रहा है, जैसा दिख रहा है उसको ही पेंट करना नहीं है। कला का मतलब सुंदरता होना चाहिए, उसमें लावण्यता होनी चाहिए, उसमें ब्यूटी होनी चाहिए। और वो राफेल के बाद में जो आर्ट मोमेंट या आर्ट की जो चीज़ें चली हैं उसको ही वो सही मानते थे और उन्होंने जिसको एकेडमिक आप आर्ट भी बोल सकते हो, उन्होंने उसको ही सही माना और उसमें ही वो काम करते रहे, जिसको आप इटली बेस्ड भी बोल सकते हो। वेनिस की जो कलर्स स्कीम है उसको वो फॉलो करते थे। वो वैसे ट्रेडिशनल वे में जो काम हो रहा था, जो हाई रेनेसां के बाद में चीज़ें चल रही थी, वो उनको ही सही मानते थे, उनको ही काम करते थे। तो फ्रांस में इस तरह से रियलिज़म के नाम पे कई सारे वर्ग बढ़ गए, जिसके 3 मेन वर्ग हैं: प्राकृतिक यथार्थवाद, सामाजिक यथार्थवाद और प्राक राफेलवाद, जिसमें से प्राकृतिक यथार्थवाद और सामाजिक यथार्थवाद के बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। रियलिज़म वास्तव में क्या है? एक ऐसा कला आंदोलन है जो हमें ये दिखाता है कि समाज का वह वर्ग जिसके बारे में कभी बातचीत नहीं हुई, उसको चित्रकला का, पेंटिंग्स का मेन विषय मान लिया गया, मेन सब्जेक्ट माना गया। और उसकी जो धूल से भरी हुई खूबसूरती थी, जो शिकन था, उस शिकन को चित्रकारों ने अपने कैनवसेस पे जगह देने की कोशिश करी और ये स्थापित करने की कोशिश करी कि अगर कला के बारे में बातचीत करते हैं तो कला के इस बड़े से कैनवस पे केवल राजा, केवल देवता ही या समाज के धनी वर्ग ही नहीं आएंगे, बल्कि समाज का वह वर्ग आएगा जो सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और समाज में उसकी मेहनत को उस तरीके से सम्मान नहीं मिल पाता है। समाज की सच्चाई वही है और इस सबसे बड़ी सच्चाई का ही सबसे बड़ा अधिकार है कैनवस पे उसको बनाने का। तो रियलिज़म का ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके 2 बड़े इंपॉर्टेंट से आर्टिस्ट हुए हैं, ऑनरे दोमी और गुस्ताव कुर्वे। इसके बारे में हम ऑडियो लेक्चर 6 और ऑडियो लेक्चर हम 7 में बात करेंगे। और इन 3 लेक्चर की सीरीज़ में हम जो यथार्थवाद है इसको समेटने का प्रयास करेंगे। बाद में हम ऑनरे दोमी की पेंटिंग्स, उसके कंपोजिशंस, उसकी वैरायटी ऑफ पेंटिंग्स, इसके बारे में डीपली बात करेंगे। लेकिन हाँ, ऑडियो लेक्चर में हम इन सब चीज़ों के बारे में शॉर्ट में बात करेंगे कि किसी भी कलाकार के बारे में हम किस तरीके से बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझने का प्रयास करें। बाद में डिटेलिंग हम अपने आप से उसके अंदर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले ऑडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए।